Hello students, welcomes you in Guideline Chemistry classes छपरा। I am विकास कुमार। आज हम आपको क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ आप जो है अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ ताकि मैं यहाँ से जो भी लिखवाऊँ आप उसे नोट्स की तरह बनाते चले जाना ताकि वो आपके पढ़ने में सहूलियत हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which reactants react together to form a new substance with new properties is known as chemical reaction। तो देखिए हमारे डेली लाइफ में जो है दो टाइप्स के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, तो फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि कोई केमिकल चेंज उसमें न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी वैसे प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी कोक को बर्न करते हो, तो कोक को बर्न करते हो, कोयला को बर्न करो तो वहां से क्या होता है, एस बन जाता है। तो वो एस क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो द प्रोसेस या द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल चेंज एंड द प्रोसेस और चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर। तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर वेपर जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं, उनके स्टेट चेंज होते हैं बट उसके स्टेट चेंज होने में किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस जब मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाते हैं, तो वहां भी क्या होता है कि स्टेट का चेंजिंग होता है, ना कि किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, हमें डिस्कशन करना है केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच reactant react together to form new substance with new properties is known as chemical reaction। ठीक है, a process in which reactant react together to form new substance with new properties is known as chemical reaction। ये आपके chemical reactions का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ बात करेंगे रिएक्टेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ बात करेंगे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में। ये रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच take part in a chemical reaction
is known as reactant. Okay, and product. The substance the substances which are formed during a chemical reaction is known as प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो है आपको रिएक्टेंट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, और प्रोडक्ट वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, फॉर्म्ड होते हो, वो क्या कहलाएंगे? तो वह प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट जो है और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हमेशा जो है ये लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट जो है हमेशा राइट साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और इन दोनों को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग एरो से डिवाइड करते हैं, मतलब कि एरो से सेपरेट करते हैं। एरो का हेड, ये एरो का हेड होता है, ये एरो का टेल होता है। तो एरो का हेड जिस डायरेक्शन में होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, एरो का टेल जिस डायरेक्शन में होगा उधर आपका रिएक्टेंट होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखोगे। ठीक है, जैसे सपोज हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां से होता है CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन है जो कि CO2 बना रहे हैं। तो कार्बन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट जब दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और जिसके कारण प्रोडक्ट बन रहा है CO2, जो कि एक न्यू प्रॉपर्टीज को शो करेगा, डिफरेंट न्यू सब्सटेंस होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे रिएक्टेंट, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपस में केमिकली रिएक्ट किए हैं तो ये प्रोडक्ट बना है H2O। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये प्रोडक्ट होंगे और ये रिएक्टेंट होंगे। अगर इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखें, H2 प्लस O2, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग करना आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2O और ये बना H2 प्लस O2। अब ये यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन होंगे? तो आप ये मत कह देना कि ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे H2O ही होंगे और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2O का डिसोसिएशन हो रहा है। तो H2O जब डिसोसिएट हो रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन में फॉर्म्ड प्रोडक्ट में ये हो गए, तो ये आपके प्रोडक्ट और ये आपके रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज,
आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं, जैसे सॉर्टिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सभी जो एग्जाम्पल है वो आपके केमिकल चेंज से रिलेटेड केमिकल चेंज के हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। हाँ तो बच्चों, अभी जो है अभी आप लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें आपने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, तो उस केमिकल रिएक्शंस में केमिकल सब्सटेंस का हमें फॉर्मूला लिखना होता था। तो फॉर्मूला को लिखना और सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना किसी सब्सटेंस के फॉर्मूला के बारे में जाने आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को नहीं बना सकते हो। तो उस केमिकल फॉर्मूला को सीखने के लिए कुछ हम बेसिक चीजें भी जान लेंगे इस लेक्चर में, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक बातें जो आपने 9th में पढ़ी, मैं उसको सिर्फ रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं, और यहाँ Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो यहाँ Z जो कि सीरियल वाइज है 1 2 3 4 करके। तो उसके बाद यहाँ पे सिंबल, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम फिल करें। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H, He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस कैपिटल P, सल्फर कैपिटल S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से। ओके, अब जो है इसके मास नंबर, तो मास नंबर लिखने का भी एक सिंपल ट्रिक है कि जिसके एटॉमिक नंबर इवन हो तो उसके मास नंबर को डबल कर देंगे, बट जिसके एटॉमिक नंबर ऑड हो तो उसके मास नंबर को लिखने के लिए डबल प्लस 1 ऐड कर देते हैं। और ये ट्रिक जनरली 20 तक ही अप्लाई हो पाता है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उस सिंपल ट्रिक के बेसिस पर हम उसका मास नंबर लिख लेंगे, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाता, जैसे हाइड्रोजन में, बेरिलियम में, नाइट्रोजन में, क्लोरीन और आर्गन। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स में आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाइड्रोजन के लिए अब चूंकि 1 जो कि ऑड है, तो अगर डबल प्लस 1 करते तो 3 हो जाता, बट यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट दिया। हीलियम जो कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, जो कि इवन है, तो उसको डबल कर दो 4। लिथियम 3 ऑड है, डबल प्लस 1 7। बेरिलियम इवन है तो 8 होना चाहिए, बट इसका होता है 9, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगाया कि आप इसको हाईलाइट कर लोगे। बोरॉन 5 11 6 इवन तो 12। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 होना चाहिए था क्योंकि ऑड है, बट यहाँ पे क्या होता है 14, ये भी जो है एक्सेप्शनल है। ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बाद फ्लोरीन जो है 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 टू 18 प्लस 1 19। इवन है तो 10 टू 20, यहाँ पर 23, यहाँ 24, और इस तरीके से जो है हम लोग इसके सारे एटॉमिक मास को यानी कि मास नंबर को हम लोग लिख सकते हैं।
अब यहाँ देखो 17 है, 35 होना चाहिए, बट इसका होता है 35.5 हम लोग यूज करते हैं। आर्गन 40, 36 होना चाहिए था बट 36 नहीं होता है, 40 होता है, सब कैलकुलेटेड है। यहाँ एज यूजुअल 39 और ये 40। ओके, अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम। तो देखो एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, जिसके सेंटर में क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस, और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, KLMN, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट होता है n=1, n=2, n=3, n=4, और ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब रही बात कि इन सारे ऑर्बिट में यानी सारे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in each cell is equal to 2n स्क्वायर। तो K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू n का वैल्यू K के लिए 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। L सेल 2 इंटू 2 स्क्वायर 8। M सेल 2 इंटू 3 स्क्वायर 18। N सेल 2 इंटू 4 स्क्वायर 32। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, तो किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो होता है उसके एटॉमिक नंबर से Z=P=E, ठीक है। यानी कि Z एटॉमिक नंबर, P नंबर ऑफ प्रोटॉन, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जैसा कि आप जानते हो कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये दोनों इक्वल नंबर में होंगे तभी जाकर एटम न्यूट्रल होंगे। और एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसका एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, तो मिनिमम तो 1 जा ही सकते हैं। हीलियम 2, लिथियम 2, और रिमेनिंग जो बचा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि इस K सेल को फुलफिल करते हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके नेक्स्ट सेल में जाएंगे, L में जाएंगे, तो L में हो गया 1। यहाँ पर 2 and 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ओके, तो यहां से जो है आपने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल किया। अब जो है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, L में आपने देखा कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 जो होंगे वो आपके इसमें नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे 2, 8 and 1। यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करते हुए L सेल को फुलफिल करेंगे, और देन M सेल को फिल करेंगे, तो 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8। अब देखिए आपने देखा कि M सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18,
तो क्या हम यहाँ पे 9 फिल कर सकते हैं? तो कभी नहीं। 9 फिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब यहाँ 9 फिल करेंगे तो ये इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, और ऑक्टेट रूल कहता है कि नो वन आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा है जिसको हम लोग n सेल में भेज देंगे। ओके, यहां से 2 8 8 एंड 2, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। अब जो है हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन में एक ही सेल है के, हीलियम में एक सेल है के, बट लिथियम में 2 सेल है के और एल। तो उस दोनों सेल में आउटरमोस्ट कौन होंगे? तो एल होंगे। यहाँ पे आप सोडियम में देख रहे हो कि 3 सेल है, इसमें आउटरमोस्ट सेल कौन से होंगे? तो एम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हुए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एंड 2, ठीक है। तो ये सारी बातें होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने सीख लिया। वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, देन valency will be सेम, यानी कि वैलेंसी जो होगा वो सेम रहेगा। बट वही चीज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो, valency will be 8 minus valence electron. 8 minus valence electron means 8 minus 5 is equal to 3, 8 minus 6 is equal to 2, 8 minus 6 8 minus 7 is equal to 1 and 8 minus 8 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो। अब बताओ यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो वैलेंसी वही रहेगी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2 होना चाहिए, बट ये हीलियम क्या है? नोबल गैस है, और नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। तो यहाँ एक्सेप्शनली इसका वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 एंड 4 है तो 4। 1 2 3 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 8 minus 8 0, 8 minus सॉरी यहाँ पे 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 3 2 1 0 1 एंड 2। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 8 एंड वैलेंसी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 4, यानी कि वैलेंसी जो है 0 से 4 तक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक। तो इस प्रकार से जो है ये बेसिक चीजें हैं। और यहाँ से जो आपने वैलेंसी यूज किया, तो इसके वैलेंसी को यूज करके आप आगे फॉर्मूला बनाना भी सीखोगे। तो इसके आगे अभी हम आपको कुछ आयंस के नेम और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो है फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसको हम सिखाने वाले हैं। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो ताकि हम इसको इरेज करें। ओके, हाँ तो बच्चों अब जो है हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अभी हम आपको सिखाने वाले हैं
कि किसी भी आयंस को कैसे लिखते हैं, चाहे वो आयंस कैटायन हो या फिर एनायन हो। कैटायन मीन्स वैसे स्पेसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन वैसे स्पेसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर हमने कैटायंस और एनायंस दोनों का मिक्सअप लिखा है। यहाँ पर हमने उन आयंस के नाम लिख दिए। अब हम उसकी सिंबल यानी कि उसके फॉर्मूला से उसके फॉर्मूलाज लिखेंगे, और उस पर जो भी चार्ज होंगे उस चार्ज को हम वैलेंसी मानते हैं। और याद रखिएगा, वैलेंसी में हम कभी प्लस और माइनस का साइन यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोनियम आयन के लिए H प्लस आयन होता है, हाइड्राइड आयन के लिए H माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, लिथियम आयन Li प्लस, बेरिलियम आयन Be2 प्लस, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन ये हो जाएगा HCO3 माइनस। ठीक है, बाइकार्बोनेट का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। नाइट्राइड आयन N3 माइनस, नाइट्राइड आयन NO2 माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, ऑक्साइड आयन O2 माइनस, परऑक्साइड आयन O2 पर 2 माइनस, फ्लोराइड आयन F माइनस, सोडियम आयन Na प्लस, मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस, एल्युमिनियम आयन Al3 प्लस, फॉस्फाइड आयन P3 प्लस, फॉस्फाइड आयन P3 माइनस होगा फॉस्फाइड आयन का, और फॉस्फाइड आयन PO3 3 माइनस, फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। ठीक है, सल्फाइड आयन H2 माइनस आयन, सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी बोलते हैं इसको HSO4 माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, हाइपोक्लोराइड आयन ClO माइनस, क्लोराइड आयन ClO2 माइनस, क्लोराइड आयन ClO3 माइनस, परक्लोराइड आयन ClO4 माइनस, क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस, परमैग्नेट MnO4 माइनस, पोटेशियम आयन K प्लस, कैल्शियम आयन Ca2 प्लस, फेरस आयन। तो देखो फेरस और फेरिक, अस जो है हम लोग लोअर में लगाते हैं, इक जो है हायर में लगाते हैं। ठीक है, तो Fe2 प्लस, यहाँ से Fe3 प्लस, क्यूप्रस के लिए Cu प्लस, क्यूप्रिक के लिए Cu2 प्लस, और जिंक आयन के लिए Zn2 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने सबके फॉर्मूलाज लिख लिए और उसके सिंबल। अब यहाँ पे जो भी चार्ज होंगे वही चार्ज उनके वैलेंसी हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन का +1 चार्ज है तो वैलेंसी 1, -1 चार्ज है तो भी वैलेंसी 1, -1 है तो भी वैलेंसी 1। यहाँ इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पर वैलेंसी में जो है हम लोग प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करते। लिथियम के लिए भी 1, बेरिलियम के लिए 2, यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 3 3 3। ठीक है, यहाँ हम लोग यूज करेंगे 2 2 2
1 1 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 2 1 1 2 2 3 1 2 एंड 2। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यूज करेंगे इसके आयंस और इस आयंस का फॉर्मूला और इसके वैलेंसी को। अब देखो फॉर्मूला बनाने में, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बनाने में हम लोग उसके कैटायंस और एनायंस दो लेंगे और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके उसके फॉर्मूला को फॉर्म करेंगे। तो इसके आगे हम कुछ आपको एग्जांपल हम देने वाले हैं, ठीक है। सो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इसको आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा, ये आपके केमिस्ट्री का बेसिक चीज है और इस बेसिक चीज को आप ढंग से याद कर लो, ठीक है, ताकि आप आगे आपको इस केमिकल रिएक्शन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो बच्चों अभी आपने सीखा कि किसी आयंस का यानी कि कैटायंस और एनायंस का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, उसकी क्या वैलेंसी होगी, ठीक है। अब जो है हम लोग उस सिंबल और उसके वैलेंसी को यूज करके कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला को लिखने जा रहे हैं। सो आप लोग सीखिए, जैसे सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम पहले सिंबल लिख दें Mg, क्लोराइड के लिए Cl यूज करते हैं और इसके वैलेंसी लिखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको टेबल जो पढ़ाया उसमें था, तो 2 और 1 और हम इसको क्रॉस करा देंगे MgCl2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, क्या बन जाएगा Ca। अब देखिए जो यह 2 है यहाँ H के पास नहीं लगाएंगे बल्कि ये 2 दोनों के पास जाएगा, यानी OH का होल ट्वाइस लिखेंगे। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के लिए सिंबल के, नाइट्रेट का सिंबल NO3, दोनों की वैलेंसी 1, क्या हो जाएगा KNO3, ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन के लिए H, पेरोक्साइड के लिए O2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, फॉर्मूला हो जाएगा H2O2, ओके। और भी आप सीख लो बैरियम सल्फेट, बैरियम के लिए Ba, सल्फेट के लिए SO4, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहां से फॉर्मूला हो गया BaSO4, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें, Al SO4, इसके वैलेंसी 3, इसके वैलेंसी 2, क्या आ जाएगा फॉर्मूला Al2, ये 3SO4 होल पे जाएगा, SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट,
K Cr2O7, इसके वैलेंसी 2, इसके वैलेंसी 1, K2 Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम और मैग्नेट के MnO4 माइनस चार्ज यानी कि वैलेंसी 1 प्लस 1 के MnO4, ठीक है। कैल्शियम नाइट्राइड Ca और नाइट्राइड के लिए N, इसका 2, इसका 3 Ca3N2, ठीक है। उसके बाद फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl, फेरिक के लिए देखिए फेरस और फेरिक, ठीक है। तो फेरिक के लिए हम लोग Fe तो यूज करते हैं, बट इसके वैलेंसी 3, इसके वैलेंसी 1, यहां से हो जाएगा FeCl3। क्यूप्रस ऑक्साइड O के लिए, ऑक्साइड के लिए O, क्यूप्रस के लिए Cu, क्यूप्रस के इसमें इसकी वैलेंसी 1 लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा Cu2O, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की बात करें FeO, फेरस के लिए 2 लेते हैं, क्या हो जाएगा FeO। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो है आपको यूज करने के लिए होगा, ठीक है। तो आप अपने बुक के एक्सरसाइज से या बुक में से बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए होंगे, उसको आप बनाने की कोशिश करना, जो हमने इसके पहले लिखा है उसको याद करके और तब बनाने की कोशिश करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज हमको इस चैप्टर में आगे करना है, सो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना।